is Raiba Khan. I have done BLLB. Sorry? अच्छा 7 to 8 strength है आपकी, okay. तो my name is Raiba Khan. I have done BLLB honors from Lucknow University, and I have also done Master of Laws today. आप लोग क्या अभी तक कौन पढ़ा रहा था लॉ? मतलब टॉट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो जो 2024 का आपका पेपर है वो देखा आपने? क्लैट का अभी तक तो आपने देखा होगा. अगर पीवाईक्यू उठा के देखो तो उसमें सिर्फ एमसीक्यू आता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे. लेकिन इस बार 2024 वाला जो है 2024 वाला उसमें पैसेज बेस दे रहा है. पैसेज दिया उसके बाद एमसीक्यू दिए हैं. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जब सॉल्व करो पेपर, रोज़ हफ्ते में एक बार कर लो, रोज़ ना कर पाओ तो पैसेज बेस्ड एमसीक्यू करने की कोशिश करो ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ वहाँ पे. ठीक. बाकी हम लोग आज टॉट पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है. तो टॉट के बारे में कुछ पता है अभी तक? अभी नहीं. हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जैसे 12th हम लोग पास आउट होते हैं. जैसे मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ लिया था, कोई पीसीबी लेता है, पीसीएम लेता है, सबका अलग रहता है. तो लॉ बहुत नया नया लगता है, बाद में आसान हो जाएंगी चीज़ें. तो टॉट एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है. जब आप लॉ पढ़ेंगे ना, स्पेशली टॉट, तो आप देखेंगे मोस्टली चीज़ें हमने लैटिन से टर्म से ली गई हैं. तो टॉट जो है लैटिन टर्म से लिया है, टॉर्टम, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट. अब ट्विस्ट का अगर हिंदी में बोलो तो मुड़ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सीधे रास्ते जा रहे हो तो ठीक है, आपके पास राइट्स हैं. अब राइट है, लॉ ने आपको राइट दिया है, उसका कोई वायलेशन करेगा तभी तो आपको उठ जाएंगे, उससे स्वीव करेंगे. राइट नहीं तो कैसे जो स्वीव करेंगे. तो इसमें जब आपका वायलेशन हो. तो टॉर्ट में सेक्शन 2M है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें डेफिनेशन दे रखी कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है which is not exclusively breach of contract or breach of trust. That is actionable. रिपीट करते हैं. दैट इज एक्शनेबल. उसे फिर लिखो नेबल, एक्शनेबल. बाय रेमेडी ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. लो बताएं उस पर कैसे. अगर कोई लोग मतलब जो है आई एम नॉट हैव हैबिट ऑफ इट, अगर किसी को पता है तो मैं फिर इस पर लिख के बता दूँ. अच्छा ओके, ठीक है. तो सेक्शन 2M बहुत स्लो है यार. लिमिटेशन एक्ट का है, ठीक है. ये सेक्शन लिखा है, सेक्शन. अब दिख रहा है, इसमें दिया है. किसी भी डेफिनेशन को जब पढ़ते हैं आईपीसी में, हम जब ऑफेंस पढ़ते हैं ना, तो पूरी डेफिनेशन तो याद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी लॉ की लैंग्वेज टफ होती है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे कैटेगराइज कर सकते हैं एसेंशियल्स में. जैसे इस डेफिनेशन में 3 बात कही हैं कि एक तो ये सिविल रॉन्ग है. ठीक है. दूसरा है
तीसरा हमारा एक टर्म है अनलिक्विडेटेड। अच्छा, अनलिक्विडेड टर्म का मतलब पता है? नहीं पता होगा अभी तो, है ना? तो इसका मतलब होता है नॉट प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से फिक्स नहीं है। अब जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है जो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 2M में, उसे पूरा रेड तो सकते नहीं है, ठीक है? तो ऐसे आप 3 पॉइंट ऐसे कर लो कि एक सिविल रॉन्ग है टॉर्ट, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है ये। तीसरा है कि ये अनलिक्विडेड डैमेजेस है। तो अनलिक्विडेड डैमेजेस होता है कि पहले से फिक्स नहीं है, नॉट प्री डिटरमाइंड। टॉर्ट जितने एक्ट होते हैं टॉर्ट के, तो कोर्ट जब आपको कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, हम मांगते हैं। इसमें क्या होता है टॉर्ट में कि हमेशा अनलिक्विडेड रहता है, यानी कभी भी फिक्स नहीं रहता डैमेजेस, और एक कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कितना डैमेजेस देगा, ठीक है? अब अनलिक्विडेड डैमेज से मतलब समझ आया? और जैसे ये बोल रहे हैं विच इज़ नॉट, अब एक टर्म, अब देखो torts are civil wrongs, but all civil wrongs are not tort। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि टॉर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये भी क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये भी जो है सिविल रॉन्ग है। तो सारे सिविल रॉन्ग जो होते हैं वो टॉर्ट नहीं होते हैं, देखो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो टॉर्ट तो नहीं है। लेकिन जितने भी टॉर्ट हो रहे हैं वो सिविल रॉन्ग होंगे। इस लाइन का मतलब समझ आया? नहीं आया? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे अभी आप लोग, पढ़ना अभी नहीं शुरू हुआ होगा, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 2M में डेफिनेशन दे रखी है उसकी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ठीक है? उसमें सेक्शन 2H में दे रखा है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट जो कि होना चाहिए, उसके एसेंशियल्स दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कि एक्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वैलिड होता है। उसके लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हो, मतलब आप साउंड माइंड हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो, आप अडल्ट हो, मेजर हो, यानी 18+ हो, ठीक है? अब जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी इस पोजीशन में ना हो कि आपका वो फ़ायदा उठा सके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये वाली लाइन समझ आया? आ गया? इसे इरेज कैसे हो? अच्छा, ये यहाँ से करना हो तो मुझे थोड़ा मिटाना हो, वैसे अगर कुछ एक शब्द मिटाना हो पूरा, अगर पूरा मिटाना हो, हाँ पूरा ही कर दो, ठीक है? हाँ, किस बारे में बात करो, किस मतलब सेंस में? किस चीज़ के लिए? मैरिज के लिए? नहीं, देखो, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 18, हम लोग वोट कब करते हैं? जब 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है? अब मैरिज के लिए अलग दे रखी, 18 और 21 दे रखी, ठीक है? फिर जो है आता है जैसे IPC में जो कि अब BNS है, भारतीय न्याय संहिता, ये पता है ना, चेंज हो गया 3। हाँ, तो उसमें ये होता है कि अलग, जैसे जब किडनैपिंग की बात करते हैं तो किडनैपिंग की एज अलग है गर्ल और बॉय की, ठीक है? तो लेकिन जो है जनरली मोस्टली 18 साल है,
और जो हमारा ये टॉर्ट है ना, ये इंग्लैंड से आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एमसीक्यू जैसे पैसेज दिया, फिर एमसीक्यू दिया और पूछा जाए कि ये टॉर्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, तो इंग्लैंड से हुआ है, ये हमारा इंडिया का नहीं है। और एक और चीज़, ये अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आईपीसी यानी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता हो गया, एक्ट हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, नाम चेंज हो गए हैं। फिर ये सारी चीज़ें, जैसे आप देखो कि बेर एक्ट है, एक एक्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, लेकिन इसकी कोई जो टॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी कोई बेर एक्ट नहीं है, सिर्फ बुक है, तो ये कोडिफाइड नहीं है, इसके कोई सेक्शंस आर्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए ये अनकोडिफाइड बोलते हैं कि अनकोडिफाइड है, इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ, ये हमारा इंडिया का नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे करके जैसे जो प्रेसिडेंट्स नहीं बोलते, जैसे जो कोर्ट से जो लॉ आते हैं उन्हें प्रेसिडेंट्स बोलते हैं ना, तो जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो गया, अभी बहुत नया लग रहा होगा ना, है ना, हाँ होता है। तो ये सब चीज़ें जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी हैं और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये कोर्ट के जजमेंट से आए थे। अच्छा, इन टर्म्स का मतलब पता है? प्लेंटिफ, हाँ नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपका कोई जो है डैमेज, आपका कोई नुकसान कर रहा है, कोई आपका लीगल राइट वायलेट कर रहा है, तो आप केस करेंगे उसके ऊपर, तो आप क्या हो गए? प्लेंटिफ, ठीक है। जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं, जिसे स्यू कर रहे हैं आप, वो क्या होगा? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होता है, समझ आ गया ना? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तीनों को समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक टर्म आता है टॉर्ट फीजर, ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है, टॉर्ट फीजर वो इंसान होता है जो टॉर्ट कर रहा है, मतलब भाई सिविल रॉन्ग जो एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो? पक्का ना समझ आया? तीनों को पूछ लेना। साइड हो जाऊं? लिख लिया? ये हो क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा अच्छा, हाँ नाइस, हम लोग के टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं था।
इसमें सैलमन की डेफिनेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, सॉरी सैलमन बता रही हूँ, वेट, टॉर्ट की डेफिनेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। पेन, सैलमन हो गया, एक हो गया ये विनफील्ड, और ये फ्रेजर। तीन डेफिनेशन दी टॉर्ट की जो कि लगभग सेम है, लेकिन जो है अब एग्जाम में पूछ लिया कि मतलब जैसे दे देंगे डेफिनेशन दे देंगे, उसके नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कि किस विनफील्ड की है डेफिनेशन या सैलमन की या फ्रेजर की है, तो पूरी डेफिनेशन तो याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो की टर्म्स जैसे निकाल लिया आपने, सैलमन ने बात की है, इसकी डेफिनेशन में आता है सिविल रॉन्ग, ये तीनों की टर्म्स लिख लो। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि पूरी डेफिनेशन तो आप याद कर नहीं सकते हो, और कई चीज़ें ऐसी जो रटने वाली तो पूरा रटा नहीं जा सकता, रटना मुश्किल है, समझना फिर भी आसान है। तो तीनों में सैलमन में सिविल रॉन्ग, ये REM रेम, तो जो ये टर्म है राइट इन रेम, 2 टर्म होते हैं, एक राइट इन रेम होता है, एक होता है राइट इन पर्सोनम। दोनों टर्म है, ठीक है, लिख लो। इन दोनों को मैं बता रही हूँ क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है। राइट इन पर्सोनम तो क्या जो होता है, अब देखो दोनों में कंफ्यूजन होता है, राइट इन रेम क्या है, राइट इन पर्सोनम। तो पर्सोनम को याद करो पार्टी से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 2 पार्टी होती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो पूरी सारे लोग तो सोसाइटी के इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो उसका इसे पार्टी से याद कर लो। तो राइट इन पर्सोनम का मतलब यही है कि जो पार्टीज इफेक्ट होती हैं, लेकिन राइट इन रेम का मतलब होता है कि सबको अफेक्ट करे, ठीक है, सबके अगेंस्ट राइट हो। जैसे राइट इन पर्सोनम का जो है एग्जाम्पल है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होता है, जैसे राइट टू रेम हो गया, जैसे क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, तो इसमें जब भी कोई ऑफेंस होता है, यानी जब कोई क्राइम होता है, तो ये माना जाता है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो इसमें आप लोग शायद नाम सुना हो, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं, सरकारी वकील, है ना। तो जब कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है तो उस अक्यूज्ड यानी जिस चार्जेस लगे कि हाँ इसने क्राइम कमिट किया, उसके अगेंस्ट कौन केस लड़ता है, गवर्नमेंट सरकारी वकील वो केस लड़ता है। तो राइट इन रेम का केस ये हो गया, या टॉर्ट भी इसका एग्जाम्पल है। टॉर्ट में भी सबके अगेंस्ट अवेलेबल है, आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इसमें डेफेमेशन भी एक टॉपिक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे लैटिन टर्म में मतलब जो है टॉर्ट का मतलब है टॉर्टम, वैसे इंग्लिश में इसका मतलब है रॉन्ग। मतलब कोई एक्ट जो गलत हो, और इंडिया हम लोग जो है सिविल रॉन्ग है ये। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा थोड़ी चीज, क्योंकि सब नया है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा होता है। दिसंबर आप लोग क्लैट वाले या जो है एलेट या स्वेट वाले, या तीनों? स्वेट तीनों। अच्छा अच्छा, हाँ तो लॉ तो सबका सेम ही है। क्लैट वालों का कब एग्जाम है? दिसंबर में क्या डेट? 1 दिसंबर। नेक्स्ट, हाँ वो तो समझ में होता है ना। ये नोट डाउन कर लिया? अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्ट हो रहा है, वो 2 सिविल रॉन्ग में हो रहा है। जैसे ए जो है बी को अपना हॉर्स देता है, ए बी को अपना हॉर्स देता है 1 वीक के लिए, बोलता है हम कहीं पे जा रहे हैं, तब तक आप उसकी देख ब्रेक कर लो। और बी करता है, उसे खाना नहीं देता हॉर्स को। हाँ हाँ, नहीं देता है। क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज़? हाँ पक्का, ओके। तो जो है वो उसे खाना नहीं देता है, जिसकी वजह से वो भूख की वजह से यानी स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक हो रहा है ब्रीच ऑफ बेलमेंट, और हो रहा है नेग्लिजेंस। अच्छा, टॉर्ट में जो है कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डेफेमेशन है, न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। सिविल रॉन्ग हो रहा है, लेकिन एक एक्ट में ही 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो बेलमेंट का मतलब होता है 48 लिखा है, ठीक है, रुको। तो बेलमेंट डिफाइंड है सेक्शन 48 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बेलमेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी को कोई सामान दे रहे हो, ठीक है, सामान की डिलीवरी कर रहे हो, यानी सामान उसे दे रहे हो। जैसे ए ने बी को सामान दिया किसी पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस पूरा हो गया तो आप वो सामान अपना वापस ले लेते हो। तो इसमें ए ने बी को दिया ना हॉर्स। अब 2 चीज़ हो रही है, ब्रीच ऑफ बेलमेंट भी हो रहा है, यानी ब्रीच का मतलब है कि उस चीज़ की उल्लंघना करना, जैसे हिंदी में बोलते हैं वायलेशन करना। और नेग्लिजेंस भी हो रहा है, उसने खाना नहीं दिया तो मर गया, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ। तो ए के पास ऑप्शन है कि दोनों में से किसी एक में स्यू कर सकता है, या तो ब्रीच ऑफ बेलमेंट में के अंदर उसे स्यू करे, या तो नेग्लिजेंस में स्यू करे। दोनों में नहीं स्यू कर सकता है, ठीक है। क्या हो, तुम बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हो? हाँ अभी टाइम लगेगा थोड़ा। दोनों नहीं बेटा, बस बेलमेंट की डेफिनेशन है 48 में। नेग्लिजेंस तुम्हारा देखो, टॉर्ट भी है, क्राइम भी। आईपीसी में भी नेग्लिजेंस दे रखा है,
और टॉर्ट में भी दे रखा है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब जैसे होता है आपकी ड्यूटी है कोई चीज़ करने की। अब एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हर जगह जैसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, भले वो कोचिंग वाले हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, भाई इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे आग बुझाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं आप वो रखें, और मतलब जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से रखे जाने चाहते हैं। अब आग लग गई और सफिशिएंट आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे कि आप उसे बुझा सको, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ ना, आपकी गलती है, आपको बाय लॉ कोई ड्यूटी दी गई है, कोई काम दिया गया, आपने नहीं किया, उसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो नेग्लिजेंस होता है। या भी जैसे आप कोचिंग आ रहे हो, रास्ते में रोड में गड्ढा है, उसकी वजह से आपको चोट लग गई, तो भाई गवर्नमेंट की, जिन लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिन लोगों ने रोड बनवाई है, उनकी गलती है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी जिम्मेदारी थी कि अच्छे से वो काम करवाएं, नहीं करवाया तो आपको चोट लगी, आप उन्हें स्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे वो या तो बेलमेंट में भी स्यू कर सकता है या तो नेग्लिजेंस में, किसी एक चीज़ में स्यू करेगा, किसी एक चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन लेगा। अच्छा, जैसे इन्होंने जो सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, इन्होंने बताया है कि सिविल रॉन्ग है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बस ये बताया कि दिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है और सिविल रॉन्ग है। तो हम इन्हें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है, क्राइम, इन सबसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस इनका निकालेंगे ताकि थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझ। तो टॉर्ट और क्राइम, आप लोग अंदाजा लगाओ क्या फर्क होगा। एक तो बताया डैमेजेस अनलिक्विडेड होगा, डैमेजेस होंगे पहली बात तो इसमें, ठीक है, यानी पैसा मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, पनिशमेंट होती है। टॉर्ट में हमेशा आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, डैमेजेस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन जो क्राइम, हाँ देखो वहाँ पे जो हाथरस वाला भी बस वाला हुआ ना, तो उसमें यही था ना कि शायद ड्राइवर सो गया था। अच्छा वो वाला तुम बोला, अभी वो बस नाव वाला है, तो बस वाला, तो वो जो है देखो उसमें कई चीज़ें हैं। उसमें एक तो उन्होंने 80,000 की परमिशन ली थी और 2 या 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी गलती है, पर ठीक है उनकी भी गलती है, सबकी, प्लस अभी चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं किस, और टॉर्ट में वो नहीं आएगा क्योंकि जो है यहाँ पे नेग्लिजेंस बाय डेथ हो जाएगा। आप ये भी तो कितने लोग की जाने गई हैं, हाँ, तो ये टॉर्ट में कैसे हो जाएगा, सिर्फ इसमें तो पैसा मिलेगा, वो गवर्नमेंट दे दे वो बात अलग है, लेकिन जैसे इसमें आता है एक आईपीसी में डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो ये अलग यहाँ पे सेक्शन लग सकता है, टॉर्ट में नहीं जाएगा, फिर वो क्राइम में जाएगा। और बाकी चीज़ें जैसे ये हो गया कि परमिशन ज़्यादा कम की ली थी, ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। और क्राइम में क्या होता है, पनिशमेंट होती है। जब आईपीसी पढ़ोगे बीएनएस, तो जो है उसके साथ आईपीसी में ऑफेंसेस डिफाइन है, कौन सा ऑफेंस है, असॉल्ट हो गया, कुछ जो है टॉर्ट क्राइम भी है, जैसे उसमें बताया है मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, रॉबरी, डेकोइटी, तो सारे और जो है पनिशमेंट भी दी गई हैं। जो सीआरपीसी है उसमें जो है प्रोसीजर पूरा दिया है।
तो उसमें आप देखेंगे कि पनिशमेंट दी है, यानी जेल होगी आपको और फाइन। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है वो विक्टिम को मिल रहा है सीधे, ठीक है। जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप केस कर रहे हैं, आपको मिलेगा पैसा। क्राइम में विक्टिम को नहीं मिलता है, स्टेट के पास जाता है पैसा। लेकिन बाद में जो है कॉम्पनसेशन, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आई, बाद में थोड़े अमेंडमेंट आए, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे रेप के केसेस हो गए या एसिड अटैक केसेस हो गए, इनमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है विक्टिम को, ताकि उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अदरवाइज मेनली जो है जो फाइन मेंशन है वो स्टेट को दिया जाता है। हाँ, स्टेट लेता है। हाँ, वो भी मतलब जैसे बाद में अमेंडमेंट आया, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आई है, तो जैसे वो भी कुछ ही ऑफेंस में, जैसे रेप हो गया या एसिड अटैक हो गया उसमें, ताकि जो विक्टिम है उसका सही से इलाज हो सके, सही से रिहेबिलिटेशन हो सके। और टॉर्ट जो होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं। ये एक पॉइंट है। अब जैसे मर्डर है, रेप है, ये बहुत इन्हें हीनियस क्राइम माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस। और टॉर्ट में सिर्फ आप पैसा क्लेम कर रहे हो, सिर्फ पैसे ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो कम छोटे मोटे रॉन्ग जो हैं वो टॉर्ट हैं। बाकी ये किसी की आपकी आप डेथ कर रहे हो, रेप वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्राइम में जाती हैं जो बहुत सीरियस होती हैं। इन्हें प्राइवेट रॉन्ग कंसिडर किया गया है। राइटिंग समझ में आ रही है? कब्जा करेंगे तो उसका वो में वो चीज़ आ रहती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब ये टॉर्ट हो रहा है, आप जैसे छोटे मोटे रॉन्ग हैं, सिविल रॉन्ग्स हैं, तो किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो क्राइम होता है वो माना जाता है कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे एक भी इंसान कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो पूरी सोसाइटी पे उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो माना जाता है कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो रहे हैं, अगेंस्ट द स्टेट हो रहे हैं। इसीलिए क्राइम में स्टेट का सरकारी वकील होता है, वो केस लड़ता है। जैसे अभी नेट का देखा होगा, जैसे नीट का चल रहा है, नेट का चल रहा है, तो नेट वाले पेपर में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करेगी और एविडेंस दिया है कि जो वो पेपर था वो स्कूल के स्टूडेंट ने कुछ पैसे कमाने के लिए डॉक्टरेट किया था। यानी कि जो पेपर यूजीसी नेट का नहीं था, नेट का एग्ज़ाम होता है प्रोफेसर के लिए, ठीक है, पता है, प्रोफेसर के लिए होता है। वो था ही नहीं, पहले का पुराना पेपर था, उसे ऐसे फ्रेम किया किसी ऐप से और बच्चों को बिलीव किया कि ये नेट का इस बार का पेपर है पैसे कमाने के लिए। तो वो जो सीबीआई ने अक्यूज़ के अगेंस्ट, जिसके ऊपर अब दो चीज़ें होती हैं क्राइम में। देखो, जब तक हमारा ये लॉ मानना है, हमारे लॉ में जब तक किसी इंसान पे प्रूव नहीं हो जाता कि उसने ये ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तब तक हम उसे गिल्टी नहीं मानते, तब तक हम उसे इनोसेंट मानते हैं, तब तक वो अक्यूज्ड रहता है। लेकिन जब उसे गिल्टी माना जाता है, प्रूव हो जाता है इसी ने ऑफेंस किया है, इसी ने एक्ट किया है, तब उसे कन्विक्ट बोलते हैं। इन दोनों में टर्म में ये फ़र्क है।
टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। सॉरी, एक मिनट, चलो। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर समझ आने लगेगा लॉ। और टॉर्ट बहुत इजी, टॉर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब सारे लॉ में जितने सब्जेक्ट समझ लो सबसे आसान है। अभी नया है इसलिए टफ लग रहा है। तो आप लोग की क्लासेस कब से शुरू हुई हैं? जून से। बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं? पीपीटी से पढ़ाते हैं कैसे? ऐसे ही? जैसे मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया टॉर्ट में है कि अनलिक्विडेड डैमेज। एक पॉइंट किए। तो अनलिक्विडेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है? पहले से फिक्स ना हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो टॉर्ट में पहले हमेशा टॉर्ट में कभी भी जो है डिटरमाइन नहीं होता, फिक्स नहीं होता, कोर्ट डिसाइड करता है। और कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अपने अग्रीमेंट में उनके जो क्लॉजेस होते हैं उसमें मोस्टली शायद ही कभी ऐसा होता कि नहीं ऐड करें, वरना मोस्टली ऐड करती हैं कि इस आपने ये चीज़ अगर ब्रीच करी, इस चीज़ का वॉल्यूशन हुआ तो क्या कॉम्पनसेशन होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वो जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। जब कोई अग्रीमेंट बनता है और वो वैलिड होता है तब उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जैसे मैंने बताई ना, ये वाली लाइन की डेफिनेशन दी है 2H में। टू ये एन लिखा है, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ। सेक्शन 2H में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एन अग्रीमेंट enforceable by law is contract.
तो देखो कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसी पे है वो, कि क्या एसेंशियल्स हैं, कब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि और उसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होता है। जैसे आपने इनसे बोला कि मेरी ये बुक ख़रीद लो, ठीक है, आपने ऑफ़र दिया, ऑफ़र ही तो दिया, अब उनकी मर्ज़ी वो एक्सेप्ट करें ना करें। आपने बोला कि 200 रुपये की मेरी बुक ख़रीद लो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारी बुक 200 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ, ऑफ़र हुआ, उन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो ये बन गया प्रॉमिस। अब दो लोगों ने एक चीज़ पे एग्री कर दिया है तो प्रॉमिस हो गया। और कंसिड्रेशन हो रहा है, इसमें जो है कंसिड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें बुक दे रहे हो, आप इन बदले में पैसा दे रहे हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं कंसिड्रेशन। अब जब कंसिड्रेशन हो गया तो इसे ये बन गया अग्रीमेंट, इसे फिर एग्रीमेंट हम बोलेंगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट वैलिड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक अग्रीमेंट अगर वैलिड है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, अगर वैलिड होगा तो ही उसे लॉ वैलिड मानेगा ना। जैसे बताया कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है वो लॉफुल होना चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर, जैसे अब बहुत इजी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे अभी एग्ज़ाम्स का इतना मसला चल रहा है, पेपर लीक का, नीट वगैरह का, नेट वगैरह का, तो आपको कोई पैसे देता है, आप किसी से पेपर ख़रीद रहे हो, क्वेश्चन पेपर समझ लो क्लैट या स्वेट का ख़रीद रहे हो, और वो पेपर आपने पैसे दिए, उसने आपको पेपर दिया, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहाँ पेपर कोई और था, वो पेपर था ही नहीं जो आपने खरीदा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आप उसे जो है स्यू कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ही गलत चीज़ कर रहे हो। जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो खुद ही इलीगल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये इन्फोर्सिबल नहीं होगा। क्या चीज़? अगर जैसे नहीं सकते हो कि जो है आप ये तो कह सकते हो ना कि मैंने पैसे दिए थे पेपर के लिए और मुझे वो पेपर, ठीक, लेकिन हाँ आपने केस और ये प्रूफ हुआ कि, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, हाँ ये पेपर लीक करा रहा है, क्या चीज़? आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। देखो वो डिपेंड करता है। जैसे जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कई लोग पैसे लेके जो बहुत, तो गलत तो वो चीज़ है ही है। अब लाखों का मतलब लाख ले रहे हो, जो गरीब बच्चा है या जो टैलेंटेड बच्चा है वो रह जा रहा है, या जैसे रिश्वत होता है ना, देने वाला भी गिल्टी है, गिल्टी हो, दे रहे हो तब भी गिल्टी हो। ये लिख लिया ये डेफिनेशन। बाय लॉ, टाइम क्यों हो रहा है? अच्छा,
पहले पॉइंट देख लिया। तो टॉर्ट जो है वो एक लॉ है, ठीक है। इसमें लॉ कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों लॉ हैं, लेकिन इसमें ड्यूटीज इम्पोज हो रही हैं बाय लॉ। लॉ कहता है कि आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यूटीज बाय पार्टीज होती हैं। दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो पार्टीज हैं या जितनी पार्टीज हैं, बट पार्टीज हैं, वो जो है फिक्स करती हैं कि आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है एक लॉ में, ठीक है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, बाद में उसे अमेंडमेंट आया, उसे एक अलग एक्ट बना दिया गया। तो पार्टनरशिप में होता है जैसे फर्म होती हैं, तो अगर कोई पार्टनर निकला, उसने फर्म छोड़ा, वो बिजनेस छोड़ा, तो उस पर जो वो फर्म है वो उस पर ये कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि आप एक स्पेसिफाइड, जैसे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये कोचिंग है, अब जो भी ये कोचिंग चला रहे हैं जो सर, ठीक, ये अग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने छोड़ा तो 1 मीटर तक या ये कोचिंग नहीं खोलेगा पास में, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज फिक्स कर सकती हैं चीज़ें। तो इसमें ड्यूटीज इम्पोज होती हैं बाय लॉ, इसमें बाय पार्टीज। आप लोग कोचिंग की टाइमिंग क्या रहती है? 12 2 2 घंटे आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉर्ट की क्लास ली, फिर अच्छा अच्छा, तो मतलब 10 to 12 ही 2 PM ना? अच्छा, 10 से 12, फिर 12 से 2, समझ लो 10 से 2 ही रोज़ क्लास रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पॉइंट समझ आ गया? अब एक एग्जांपल देते हैं। ये बी को गुड्स डिलीवर करता है, ये एक ट्रेड्स, ये बी को गुड्स भी सामान डिलीवर करता है बाय मिस्टेक, लेकिन ए को करना होता है सी को, ठीक, और ये कर देता है बी को, और बी को लगता है मेरा सामान है, ये यूज कर लेता है। अब क्या होगा यहाँ पे? सोचो, कोई बात नहीं, कुछ भी बताओ जो हाँ समझ लो, पे, हाँ पे मतलब पे क्या किया है इसने, हो सकता है किसी और को पे किया है, ठीक है। जैसे समझ लो बी ने कहीं और पे किया है, इसे नहीं पे किया है अभी तक, इसने कहीं और पे किया है, इसने इसे सामान दे दिया, इसे लगता है कि मेरा वहाँ से सामान आया, इसने गुड फेथ में यानी अच्छे इंटेंशन के साथ यूज़ किया, इसे लगता है मेरा है, और ए को भी लगता है कि इसे सामान देना है और देना इसे था। तो यहाँ पे बी से ए को कंपनसिएट करेगा। अभी तक तो पैसा नहीं दिया था, अब आपने किसी का जो है एक का सामान था वो सी का था, सी को देना था, इन्हें गलती से इन्हें दे दिया, इन्होंने अपना समझ के इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, तो पैसे तो देना पड़ेंगे ना, तो बी को ए को देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन। ये हमारा मेंशन है, ये इलस्ट्रेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। अब जब टॉर्ट की बात करते हैं तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है।
जब टॉट पढ़ते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ की लॉ ऑफ टॉट बोलना सही होता है, लॉ ऑफ टॉट्स। तो सैलमेंट और विनफील्ड, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है कि सारे रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट हैं। तो 2 टर्म है कि लॉ टॉर्ट है, टॉर्ट्स है। तो विनफील्ड का मानना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, और विनफील्ड का मानना है ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट टर्म है, इसका मतलब होता है कि जितने भी एक्ट हो रहे हैं रॉन्गफुल, सब टॉर्ट हैं। लेकिन सैलमेंट का मानना है कि जो सिर्फ स्पेसिफाइड हैं, यानी कि फिक्स हैं। जैसे टॉर्ट की बुक पढ़ोगे, बेयर एक्ट तो है नहीं उसकी, बैटरी, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें दे रखी बुक में, जो स्पेसिफाइड है बाय लॉ है, ये सब टॉर्ट है। तो जो सैलमेंट की जो डेफिनेशन है, इसका क्रिटिसिज्म ये भी है। अब ये बोल रहे हैं कि सारे जो सिर्फ लिस्टेड हैं, जो स्पेसिफाइड हैं, वही एक्ट जो है टॉर्ट हैं, सब टॉर्ट नहीं है। तो ऐसे तो फिर इनकी बहुत नैरो डेफिनेशन है, हम जो है कोई टॉर्ट इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जैसे लॉ है विद द स्पैन ऑफ टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे और क्राइम सुनने को मिलते हैं, वैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो इनका ये नैरो सेंस है कि ये बोल रहे हैं कि जितने बस दिए गए हैं टॉर्ट उतने हैं। तो क्रिटिसिज्म बस ये है इनका। बाद में विनफील्ड ने बोला कि और जो सैलमेंट की ये थ्योरी जो है, इसे बोलते हैं पिजन होल थ्योरी, ठीक। पिजन होल थ्योरी। तो अगर एमसीक्यू आए कि पिजन होल थ्योरी किसकी है, तो सैलमेंट की है। बाद में विनफील्ड ने बोला कि पहले तो वो बोला था मेरा सही है, सैलमेंट बोलते थे मेरा सही है, फिर हम दोनों की डेफिनेशन सही है, लॉ ऑफ टॉर्ट भी सही है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी सही है। इरेज कर दूं कि नहीं? ओके। आप लोग यहीं के हैं कि बाहर के हैं, कहीं के? लखनऊ के? कहाँ से? आजमगढ़। आप? लखीमपुर, फरुखाबाद। अच्छा, वो एक तिकुनिया टाउन है ना लखीमपुर में, वहाँ से।
जैसे जो सैलमेंट है इनका मानना था कि बस जो पहले से एग्जिस्टिंग है जो टॉर्ट, बस वह एक्ट वही टॉर्ट है, लेकिन बाद में देखो वो जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना, वो बाद में आया है, कोर्ट की जजमेंट से आया है। तो इन दोनों की बुक का टाइटल है, जो बुक के नाम है विनफील्ड और सैलमेंट का, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग विनफील्ड की बुक के बाहर लिखा हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट और सैलमेंट की लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, जैसे हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बुक रहती है टॉर्ट के लिए आर के बाद, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी शॉर्ट में पढ़ना है, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है सब नहीं पढ़ना। तो जैसे लॉ ऑफ मेरे पास आर के वांगे है, तो उस पर लिखा हुआ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इन दोनों की बुक अलग अलग है, मतलब कंटेंट सेम है, बस टाइटल अलग है। अब कोई भी जैसे टॉर्ट है, आईपीसी में मैंने बोला एसेंशियल्स होते हैं, कोई भी ऑफेंस, जैसे थेफ्ट होता है तो थेफ्ट डिवाइन है जैसे आईपीसी में, बीएनएस में, तो उसमें एसेंशियल्स दे रखा है, डेफिनेशन दिया है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो कोई चोरी करेगा नहीं। अब जैसे ये रूम है, इसे तो आप चुरा नहीं पाओगे, चेयर चुरा सकते हो, पोडियम चुरा सकते हो, यही चुरा सकते हो ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस इंसान की पोजेशन में है, उसके कंसेंट के बिना आप ले रहे हो उसे मूव कर उस प्रॉपर्टी को, तो वैसे ही टॉर्ट के भी इसेंशियल्स होता है। तो दो इम्पॉर्टेंट इसेंशियल्स हैं इसके, दो इसेंशियल, एक्ट और ओमिशन। ये तो टॉर्ट के, आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है और क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? फंडामेंटल। लिख लिया आपने? तो जब तक कोई एक्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको नुकसान कैसे होगा? सामने वाला कोई एक्ट करेगा, कोई काम करेगा, तभी तो आपको नुकसान होगा ना। और आपके पास राइट होना चाहिए, वायलेट होगा तभी आप उस पे केस फाइल। तो यानी कोई एक्ट हो या ओमिशन हो। ओमिशन का मतलब होता है आपको कोई ड्यूटी दी गई है और आपने वो फुलफिल नहीं किए, ठीक, पूरा ना लिखने के बजाय बस इतना लिख लो, समझ आ जाएगा। तो ओमिशन का मतलब आप पे इम्पोज और आपने वो ड्यूटी आगे बढ़े। अब बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऑफ लीगल राइट।
अब सारे डैमेज आपके टॉर्ट में नहीं आएंगे, अगर जो है हर तरह के डैमेज हो किसी भी मतलब, आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी डैमेज हो रहा है आप जाके कोर्ट चले जा रहे हैं कि जो है वो लीगली होना चाहिए, आपका लीगल राइट होना चाहिए। और यानी वॉलेशन ऑफ, और जैसे ये हो रहा है ना, इससे जो एक्ट या ओमिशन हो रहा है उसकी वजह से कोई इंजरी कॉज होनी चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हैं डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई इंजरी हो, कोई नुकसान हो, कोई लॉस हो, आपको डैमेज हो। इंजरी टर्म जो है दे रखा है हमारा सेक्शन 44 में, BNS में, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो इंजरी की डेफिनेशन है, उसका जो मतलब है लिखो मत, ठीक है, इतना वो जब IPC पढ़ाऊंगी तब उस पर हम लोग कवर करेंगे। आपकी बॉडी, माइंड, पर्सन, प्रॉपर्टी, मतलब आपके जिस्मानी तौर पे आपके दिमाग पे असर हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी है, इस सब नुकसान हो रहा है, कोई इंजरी हो रही, उसका मतलब है इंजरी। टॉर्ट में आप मैक्सिम्स पढ़ेंगे, मैक्सिम्स, ठीक है। जैसे ये हो गया इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया का मतलब है इंजरी हो रहा है, हो रही है। साइन मतलब विदाउट, इसका मतलब है डैमेज। दिख रहा है ना? अब देखो, इसे आपने जो है सिंपल वर्ड इसका मतलब निकाल लिया तो थोड़ा समझ आ रहा है कि इंजरी हो रही है विदाउट डैमेज, डैमेज नहीं हो रहा है लेकिन इंजरी हो रही, लीगल राइट यानी वायलेट हो रहा है। यहाँ पे हमेशा इंजरी का मतलब है राइट वायलेट नहीं होगा। ठीक, लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस मैक्सिम का मतलब है इंजूरिया साइन डैमनो। प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो? इंजूरिया साइन डैमनो, इसका मतलब होता है इंजूरिया का मतलब इंजरी, साइन विदाउट, डैमनो मतलब डैमेज। तो यहाँ पे लीगल राइट वायलेट हो रहा है लेकिन डैमेज नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है एशबे वर्सेस वाइट का। इरेज कर दूं? वर्सेस स्पेलिंग समझ नहीं आ रही? इस केस में क्या हुआ, एक इंसान आ रहा होता है इलेक्शन देने, रोक लेता है इलेक्शन किसी रीज़न से, इलेक्शन वो वोट डालने नहीं देता है, और वोट तो सबका अधिकार है, राइट है वोट डालने का। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जिस इंसान को वोट डालना चाहता है, रिजल्ट जब आते हैं इलेक्शन के तो जीतता वही इंसान है जिसे वो वोट करना चाहता था। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे उसे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लीगल राइट वायलेट हो रहा है।
जैसे मैंने बताया ना अभी कि लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है लेकिन डैमेज नहीं हो रहा, और टॉर्ट में यही है कि आपको डैमेज हो या ना हो, लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए। आपको डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल राइट आपका वॉयलेट नहीं हो रहा है तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसमें देखो वही, ये मैक्सिम यहाँ पे लगेगी। तो ऐश पे जा रहे थे वोट डालने इलेक्शन में, वाइट ने रोक लिया, वोट नहीं डालने दिया। तो फिर वाइट ने ये डिफेंस लिया कि जो है इनका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है जज साहब, तो मैं क्यों जिम्मेदार हूँ जब इनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। और भले ही इनका वोट नहीं पड़ा, ये वोट नहीं डाल पाए, लेकिन फिर भी वही इंसान जीता है जिसे ये जिताना चाहते थे, जिसे वोट देना चाहते थे। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ये मैक्सिम अप्लाई होगी, इंजूरिया साइन डैमनम। भले ही वहाँ पे उसे कोई लॉस नहीं हुआ, आखिर लास्ट में वही बंदा जीता जिसे वो जिताना चाहता था, बट उसका लीगल राइट है वोट डालना, और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया अपना लीगल राइट, वॉयलेट हुआ, इसलिए यहाँ पे आप उसे कॉम्पनसेशन देंगे, आप जिम्मेदार हैं यहाँ पे। रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, केसेस तो कई सारे दिए होते हैं बुक में, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो कई सारे केस होते हैं उसके, लेकिन सारे केस तो याद कर सकते हो ना, पढ़ तो लोगे बट याद नहीं रह पाएगा। हम लोग की लिमिट तो कम ही, बार बार रिविजन करना पड़ता है तब जाके याद होता है। तो जितने लैंडमार्क केसेस यानी बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, वो केसेस मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, जो भीम सिंह होते हैं वो अपना पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करने जा रहे होते हैं, एक पुलिस वाला उन्हें अरेस्ट कर लेता है बिना किसी वैलिड, और हमारे पास राइट है, आप लॉ में पढ़ेंगे, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो जब आप अरेस्ट करोगे उसे, उसके 24 घंटे के बाद जो सबसे पास वाला जो मजिस्ट्रेट होता है आपके एरिया में, लोकल एरिया में, उसके सामने आपको प्रेजेंट करना होता है 24 घंटे के अंदर। तो उन्हें 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पे उनका राइट वॉयलेट हुआ। 24 घंटे के अंदर आप प्रेजेंट करना था, जैसे आपने किसी बुनियाद पे किसी वैलिड, बिना किसी वैलिड रीज़न के उन्हें अरेस्ट किया, तो यहाँ पे फिर पुलिस को बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा और 50,000 रुपये का मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ा। यहाँ पे भी उनका लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है। लिख लिया, जैसे मैंने जो पूरा लिखा नहीं है कि केस के अंदर क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसमें से जो चीज़ें आपको की पॉइंट्स लिखो जो जिससे आपको याद आए रहे कौन सा केस है ये।
अच्छा, एक टर्म होता है एक्शनरेबल, पर से, ठीक है, इसका मतलब होता है कि विदाउट स्पेशल डैमेज और प्रूफ। एक्शनेबल पर से क्या होता है कि हमें बहुत वैलिड, बहुत ठोस सबूत नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी एक्शनेबल है, उसके अगेंस्ट आप केस दायर कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉर्ट होते हैं जिनमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, या बोलें तो बिल्कुल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ट्रेसपास इसका एग्जाम्पल है। TRESSPA, ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है पता है? अब घर है, आपके घर पे कोई गलत तरीके से घुसा है। अब जैसे को आपका घर है, तो आएगा दरवाजे से आएगा ना, डोर से आएगा। अब कोई दीवार कूद के आ रहा है, या कोई आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, आप नहीं चाहते हैं कोई आए, तब भी जबरदस्ती आ रहा है अंदर, वो आपकी मर्जी के बिना, तो होता है ट्रेसपास। तो आपकी मर्जी के बिना वो अंदर आया आपके घर, गलत तरीके से आया दीवार और कूद के, तो ऑलरेडी ट्रेसपास, आपको कुछ उसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे डैमनो बताया, अब इसका दूसरा मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। इरेज कर दूं? दूसरा मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब हो गया डैमेज विदाउट इंजूरिया, मतलब इंजरी। अब जो मैक्सिमम भी पढ़ा था उसका ऑपोजिट ये है डैमनम साइन इंजूरिया। मतलब डैमेज हो रहा है लेकिन विदाउट इंजरी, यानी बिना लीगल राइट के वॉयलेशन के, बस डैमेज हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन आपका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया, टॉर्ट में हमेशा आपका लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए। अगर लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है तो आप केस नहीं मिलेगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मैक्सिम का, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या होता है, एक ए होते हैं, इनका स्कूल होता है, ठीक है, बी होते हैं, दो पार्टी से, ए का स्कूल चल रहा है, ए भी स्कूल खोल लिया वहीं पे उनके बगल में,
और इन्होंने फीस कम रखी है, ज़्यादा थी, बिजनेस ठप हो गया, इनका अच्छा चलने लगा। ये चले गए कोर्ट कि भाई मुझे लॉस हो रहा है इनकी वजह से, इन्होंने मतलब स्कूल खोल लिया मेरे पास में, वो भी फीस कम है, तो सब बच्चे इनके यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका राइट थोड़ी ना है। हाँ हाँ, जैसे वो पार्टनरशिप वाला बताया है। और देखो, आप किसी को जो है कॉम्पिटिशन से, बिजनेस करने से थोड़ी ना रोक, और वैसे भी जो है हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अभी जियो के रिचार्ज कितने महंगे हुए अचानक से, और हम सब जियो पे रिलाई कर रहे हैं। जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में फ्री में सिम दिया, कई महीने तक फ्री नेट था। पहले क्या होता था, नेट बहुत महंगा होता था, तो जैसे अभी हम लोग पूरे नेट पैक रहते नहीं रखता था, जैसे कोई काम होता था तो नेट पैक रहता था वो काम करने के लिए बस। अब ये नहीं कि आप कंटिन्यू जो है यूज़ करते थे, वरना बहुत पैसे लोग जो थे वही लोग यूज़ करते थे। अब उसकी इतनी आदत डाल दी नेट की कि हम लोग नेट के बिना रह ही नहीं पाते हैं। अगर कई बार जो है जब गवर्नमेंट कोई जो है दंगा हो जाता है, कुछ होता है, तो कई बार जैसे फार्मर्स वाला हुआ था लखीमपुर में, तो वहाँ पे नेट बंद कर दिया था, फिर जो फार्मर डेथ हुई। हाँ, या जैसे जब CA/NRC चला, नेट बंद किया था, तो ऐसा लगता था दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ है ही नहीं। तो इतनी बुरी आदत डाल दी, आप अचानक से इतने महंगे कर दिए, आप उस पर डिपेंड हो, करा रहे हो। बाकी कंपनीज जियो की वजह से सब BSNL हो गए, बाकी चीज़ें जो सिम है उनका तो बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया। आपने एक ही कंपनी को इतना उठा दिया, हम सब डिपेंड कर रहे हैं। और बुरी है ना, खरीदें तो क्या करें, इतनी बुरी आदत पड़ी हुई लेने। तो इसलिए कंपटीशन हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ताकि एक ही मोनोपोली ना क्रिएट हो। एक ही जैसे फेसबुक ने इंस्टा भी, फेसबुक भी है उसका, इंस्टा भी ले लिया, व्हाट्सएप भी ले लिया। एक ही इंसान सारे बिजनेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर डैमेज हो रहा है, इसे नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। तो भी राइट है भाई, यहाँ पे लॉफुल की स्कूल खोलना है, स्कूल खोले, जो मर्जी करे लॉफुली। ये भी लॉफुली स्कूल खोल रहा है, जो मर्जी करे, नहीं बोल सकते आप कि आपकी वजह से में नुकसान हो रहा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। जैसे अभी मैं आ रही थी यहाँ पे, तो इसी लाइन में ये भी कोचिंग है, टॉपर रैंक करके, टॉप रैंकर सॉरी, कई कोचिंग है। तो अब कोई नहीं क्लेम कर सकता ना कि आपने इतनी कोचिंग खोल ली, पहले हमारी थी, हमारी चल रही थी, आपने यहाँ पे कोचिंग खोल ली तो मेरे यहाँ कम एडमिशन हो रहे हैं, आपके यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, तो नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के बिना था। हाँ हाँ, प्रोसीजर वो तो सिविल को जो है CPC है ना, उसमें पढ़ना पड़ेगा प्रोसीजर। देखो ट्रेसपास जो है IPC में भी दिया, BNS में, तो डिपेंड करता है। अगर वो आपके घर आ रहा है और कोई ऑफेंस कर रहा है, जैसे कोई आया आपके घर चोरी करी, तो ट्रेसपास कर रहा है, आपके घर आया और चोरी भी कर रहा है, तो IPC में यानी BNS में चली गई। तो वो किस हिसाब से कर रहा है ये डिपेंड करता है। हाँ, सिर्फ आया है, हाँ आप कर सकते हो पोसेसिव, हाँ मिलेगा कंपनसेशन। हाँ ये अब जैसे आप IPC यानी BNS पढ़ोगे, अभी IPC वाली आ रहा था क्योंकि अभी 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट हुआ है ना, फोर्स में आए हैं ये तीनों लॉस, वरना अभी तक तो IPC था। तो कोई भी क्राइम करने के लिए आपको इंटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं IPC में, ये लिखो मत, जब IPC पढ़ेंगे तब बता दूंगी कि आपकी सोचोगे यानी इंटेंशन, फिर वो काम करोगे, ठीक, तब प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, फिर वो काम करोगे। जब वो काम हो गया तो कमीशन मान लिया जाता है। तो 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे आप लोग किसी को जहर दे के मारने का सोचा, तो पहले सोचा जहर दे के, ये इंटेंशन हो गई।
फिर अब जहर लेने जाओगे, ये क्या हो गया? प्रिपरेशन। फिर आपने जहर दे दिया उसे खाने में लाके, ये एक्ट हो गया। अब वो खा के वो मर गया, हो गया कमीशन, आपने एक्ट कमिट कर दिया। वैसे ही इसमें दो चीज़ों में टॉट हम एक तो इंटेंशनल होता है जहाँ पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है विदाउट फॉल्ट। अब जितने भी टॉर्ट बताए गए हैं, नेग्लिजेंस है या जो है ट्रेसपास है, इन सब में इंटेंशन की ज़रूरत है कि आपकी इंटेंशन थी ऐसा करने की। आप किसी को मुक्का मार रहे हो तो इंटेंशन है ना, बिना इंटेंशन के तो नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ जैसे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बाद में केसेस से ये दोनों चीज़ें इवॉल्व हुई, दोनों टॉर्ट। तो इन केसेस में कहा गया कि ये इवॉल्व हुआ कि नहीं गलती है अगर सामने वाले की, डिफेंडेंट की, तब भी वो लायबल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। टॉर्ट का, हाँ, बिना इंटेंशन के मारा, बिना इंटेंशन के किसी को मार रहे हो, आपकी इंटेंशन ही नहीं है, तुम खुद सोचो। एक मिनट बताओ फिर से। वो मर गया। देखो जब आईपीसी में वो दे रखा है, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 दे रखा है, उसमें डिफेंस ये दे रखा है, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस हम लोगों के पास राइट है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उतना ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है। अब इन्होंने आपको एक मुक्का मारा, आप इन्हें इतना नहीं मारेंगे कि मर जाए। हाँ, एक ही मारा, लेकिन आपने इस तरह से मारा ना कि वो मर गया, यानी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यूज़ कर लिया। जैसे एक इन्होंने मुक्का मारा, दो मुक्का आप भी मार दो, लेकिन आपने किसी धारदार हथियार से, चाकू से मार दिया, आपको पता है चाकू से वो उसे मर जाएगा वो। तो आप इतना अपने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है आपको जितने की ज़रूरत है, जितने से आप खुद को बचा सको। जैसे प्राइवेट डिफेंस हम दो चीज़ों के लिए ले सकते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी इंसान की बॉडी को, या दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी या किसी इंसान की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आईपीसी में सेक्शन 100 और 103 में दे रखा है कि कब कब हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। और मेन पॉइंट यही है कि आपको उतना एक्सरसाइज करना है प्राइवेट डिफेंस जितने की वहाँ पर ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना आपको सज़ा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। अब जैसे रेप के केसेस होते हैं या एक्सीड अटैक के होते हैं, या आपको मारने जैसे, तो आपके ऊपर गोली चलाई या जो है चाकू से इन्होंने एक और वार किया, तो इन्होंने मारने के लिए किया, आपको भी अपनी जान मतलब आपको डर है कि ये मुझे मार देगा, और चाकू से मार तो ऑब्वियसली मरने का के चांसेस हैं। तो अगर आपने भी इन्हें चाकू से मारा या गोली से मारा, तब आप यहाँ पे लायबल नहीं होंगे, ठीक। ये जैसे रेप का केस होता है, तो रेप के केस में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल एक लड़की का रेप हुआ, ठीक, उसके बाद वो बेहोश हो गई, अब बेहोश हुई, उसके बाद जब उसे होश आया, उसके बाद जाके अगर वो मारती उस लड़के को, उसकी जान लेती, तब वहाँ पे वो लड़की जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पे एक गैप आ गया। सडन हो रही तो ठीक है, लेकिन अगर गैप आ गया सोचने समझने का, और तब जो है तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस। तो कोई जैसे फंडामेंटल राइट्स आप लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, सबसे एक्सेप्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे ही प्राइवेट डिफेंस में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उतना एक्सरसाइज करना जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो। प्लस
जो है गैप नहीं आना चाहिए। एक थप्पड़ थप्पड़ में कैसे मर सकता है? नहीं मर सकता है। एक थप्पड़ में कौन मरता है बताओ? हम्म? हम्म। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तब यहाँ पे क्या होगा, आप ये बोलना चाह रहे हो? आपकी क्या इंटेंशन थी, राइट है ही थी, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बस उतना करना जितने की जरूरत है, उससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ये लिख लिया? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की टॉर्ट की, वो भी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। वो भी जस्ट ए बी रेमेडियम, ये मैक्सिम लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। लैटिन मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम्स होती हैं कई सारी, ठीक है, जैसे वो जूरिया साइंडेमनम, ये सब भी ना मैक्सिम्स हैं, इन्हें मैक्सिम्स बोलते हैं। लिख लिया? वी जस्ट ए बी रेमेडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज द रेमेडी। आपके पास राइट होना चाहिए तभी रेमेडी मिलेगी, जैसे बताया ना वॉल्यूशन होना चाहिए लीगल राइट का, तब रेमेडी मिलती, तो वही मतलब इसका। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कई लोग अपने घर की बैल्कनी पे, बैल्कनी के अंदर नहीं, जो दीवार या जो दीवार होती छोटी छोटी, उसके बाहर गमले रखे, उसके ऊपर गमले रखे, गमले ऐसे रखे होते हैं कि अगर ज़्यादा तूफान वगैरह आ जाए, ठीक है, ज़्यादा आंधी तूफान जिसे बोलते हैं, तेज़ हवा चले तो गिर सकता है, और सामने कोई नीचे से गुजर रहा है कोई इंसान, उसके ऊपर गिर गया, उसे चोट लगी, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ ना। तो आप लोग भी मतलब इस तरह से गमले ना रखिएगा कभी भी। अब ऐसे थोड़ी ना आप कोई चीज़ कर सकते हो कि आपको पता है। और टॉट में ये भी चीज़ होती है कि आपको मतलब अंदाज़ा हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले को उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है, फोर्सिएबल हो, एक्सपेक्टेड हो। आप गमले रख रहे हैं, अपनी बैल्कनी की जो रेलिंग हो कितनी, उसके ऊपर गमला रख दिया, आपको पता है कि गिर सकता है नीचे, कोई अगर गुजरेगा वहाँ से रास्ते, उस रास्ते से, तो उसके लग जाएगी, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये नेग्लिजेंस हो जाता है। टॉर्ट अब 3 तरह से होता है, रेपुटेशन, बॉडी, प्रॉपर्टी।
रेपुटेशन का एग्जाम्पल हो गया डेफेमेशन। ठीक है, डेफेमेशन ये पता है, जैसे यहाँ से थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, किसी के मतलब गलत, आप किसी और डेफेमेशन में ये होता है कि आप उस प्लेंटिफ के लिए वो चीज़ उस इंसान के लिए लिख रहे हो और जो ये पब्लिश्ड होना चाहिए। जैसे किसी न्यूज़पेपर में आपने छपवा दिया इंसान के बारे में कि गुड रेपुटेशन, आप उसकी रेपुटेशन को जो एक इमेज है उससे नुकसान पहुंचा रहे हो, तो होता है डेफेमेशन। अब प्रॉपर्टी 3 तरह से होता है, तो ये आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये एक टॉर्ट होता है। और जो है कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे उसकी वैल्यू कम हो जा रही है, वो भी डेफेमेशन। आप वो टॉर्ट हो गया। सपोज करो हॉल है, वहाँ पे मैरिज हॉल में कितना शोर होता है, डीजे वीजे चलता है, और पास में आंटी ने पीजी खोल रखा था, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल शांति वाला माहौल चाहिए। अब पास में उन्होंने दूसरे अंकल जी ने मैरिज हॉल खोल लिया, बराबर डीजे दिन रात, इसकी वजह से बहुत, तो फिर उस कोचिंग में बच्चों ने आना छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे इसी कोचिंग का एग्जांपल ले लो, तो जो सर हैं जिनकी भी कोचिंग है, उन्हें नुकसान हो गया ना, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ूं और पढ़ूं, या जितना भी पढ़ाया उतना एक बार सम ऑफ कर दूं? थक गए हो? हाँ, अच्छा, कोई भी लोग मुझे ये बताएगा अभी तक जितना पढ़ा उसमें जितना भी दिमाग में बैठा हो, जितना भी समझ आया हो? हाँ, आया है? देखो, जितनी भी मैक्सिम है ना, ये सब तो याद करनी पड़ेंगी। और जैसे मैक्सिम, जैसे ओबी जैसे भी रेमेडियम बताया ना मैंने, तो पेपर में दे देंगे कि जैसे मैक्सिम लिख दी, नीचे क्या मतलब है इसका, ऐसे दे देंगे। अच्छा, कोई लोग बताओगे, मतलब बोल के बताओ थोड़ा, कितना मतलब जो पढ़ा कितना समझ आया? कोई भी अभी जितना भी याद हो, जितना भी पढ़ाया अभी से हम लोगों ने शुरू से एंड तक, जितना उसमें से जितना भी याद हो। हाँ,
वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो बाद में जितना भी पढ़ा है ना उसे उसे ही समराइज कर रहे हैं। हाँ हाँ, केसेस पढ़ा है तो जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना इस क्लास में मैं उतना समराइज कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मतलब और भी पढ़ाना था, बट जो है आप लोगों के लिए अभी नया है, एक साथ पूरा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हो नहीं पाएगा फिर। तो मैंने बताया था कि टॉर्ट जो है लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टॉर्टम। ठीक, टॉर्टम का अगर हिंदी में मतलब निकालें तो थोड़ा मुड़ा हुआ, ठीक है। और इंग्लिश में इसका मतलब होता है रॉन्ग। और डेफिनेशंस इसकी जो है सेक्शन 2M में दी है लिमिटेशन एक्ट में। इसका मतलब जो डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इट इज़ एक्शनेबल थ्रू रेमेडी ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी कि ये सिविल रॉन्ग है और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और इसमें जो है अनलिक्विड डैमेजेस मिलेंगे। यानी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जो पहले से फिक्स नहीं है, प्रीडिटरमाइंड नहीं है, इसमें कोर्ट फिक्स करता है डैमेजेस, पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं होता है डैमेजेस कितने वो लेगा एक क्लेम करने के लिए। और सैलमेंट, विनफील्ड और फ्रेजर ने डेफिनेशन दी टॉर्ट की, जिसमें टिक्की टर्म याद कर लेना। सैलमेंट का सिविल रॉन्ग है, विनफील्ड का टॉर्टुअस लाइबिलिटी और फ्रेजर का राइट इन रेम। फिर मैंने मतलब बताया था राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब होता है। तो राइट इन पर्सोनम समझ लो पार्टी से याद रखना, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका एग्जांपल, और राइट इन रेम है क्यों सबको अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। फिर मैंने ये बताया था कि सारे टॉर्ट तो सिविल रॉन्ग होते हैं, बट सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो ये सिविल रॉन्ग है बट टॉर्ट नहीं है। अब आप समझ लो कोई चीज़ अगर आप खरीदने जाते हो शॉप पे, समझ लो ये पेन ही खरीदने गए आप, आपने पेन खरीदा बट आपने पैसे नहीं दिए उसे शॉपकीपर को जो दुकानदार है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं बेटा नेग्लिजेंस नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप उसने पेन अपनी शॉप में लगा के रखे हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। फिर आपने पेन निकाला, आप उसके काउंटर पे गए आपने खरीदने के लिए, तो आपने उसे ऑफर किया। अब उसकी मर्जी वो पेन आपको उतने रुपए पे दे या ना दे। अगर वो आपको पेन दे रहा है, ठीक है, पैसे ले रहा है आपसे, आपको पेन दे रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, वो अलग चीज़ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। फिर मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया था कि ए ने, जैसे अगर सब बोलो, हाँ वो ट्रेडमैन वाला गुड्स उसने बाय मिस्टेक डिलीवर करे थे, तो उसे फिर बाद में कंपनसेट करना पड़ा था। और जैसे एक हॉर्स वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, इसमें दो सिविल रॉन्ग हो रहे थे एक ही साथ। वो ए बी को देता है अपना हॉर्स कि हम भैया कहीं जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तब तक हमारे हॉर्स की देख रेख करना, तो ये बेलमेंट हुआ। एक मतलब उसने अपना सामान दिया दूसरे को किसी पर काम के लिए, और जब वो एक टाइम पीरियड के लिए, जब वो काम हो जाएगा उसके बाद हम ले लेंगे, तो ये बेलमेंट हो गया। और उसने क्या किया, बी ने उसे खाना नहीं दिया हॉर्स को, तो भूख की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, बेलमेंट का भी उसने वायलेशन किया और नेग्लिजेंस, उसके नेग्लिजेंस की वजह से डेथ कॉज हुई। तो ए के पास ऑप्शन है कि वो या तो दोनों में से किसी एक में स्यू कर सकता है, दोनों में नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, पक्का? ओके। फिर टॉर्ट और क्राइम के डिफरेंस की हमने बात की। तो टॉर्ट लेस सीरियस होता है, क्राइम ज़्यादा सीरियस होता है, मोर सीरियस। टॉर्ट माना जाता है कि ये प्राइवेट रॉन्ग है और क्राइम माना जाता है ये पब्लिक रॉन्ग है।
टॉर्ट में कॉम्पनसेशन मिलता है, हमेशा पैसे मिलते हैं आपको। क्राइम में स्टेट को मिलता है, जो फाइन, जो वर्ड लिखा है पनिशमेंट में फाइन वर्ड लिखा रहता है, तो जो है फाइन मिलता है स्टेट को, और जेल जाता है इंसान, उसमें पनिशमेंट यही रहती है क्रिमिनल लॉ में। लेकिन फिर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आई, तो उससे जो जैसे केस रेप या इसी अटैक के केसेस में विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, उसका रिहैबिलिटेशन हो सके। और क्राइम जो है, जैसे ये माना जाता है ना कि अगेंस्ट स्टेट हो रहा है, सबको अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें सरकारी वकील होता है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, वो केस लड़ता है अक्यूज के अगेंस्ट से। टॉर्ट में ऐसा नहीं होता है। टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो टॉर्ट में जैसे बताया कि ड्यूटीज़ इम्पोज होती हैं बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज सेट करती हैं ड्यूटीज़, ठीक है। टॉर्ट में डैमेजेस हमेशा अनलिक्विडेड डैमेजेस रहता है, यानी पहले से फिक्स नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली फिक्स रहता है, पार्टीज फिक्स करती हैं। अगर नहीं फिक्स है तो कोर्ट तब डिसाइड करता है, वरना फिक्स रहती है मोस्टली। फिर मैंने ये बताया कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है कि सारे रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज़ नहीं है वो टॉर्ट है, और ये इस थ्योरी से मानना है, रिलेटेड है विनफील्ड। और दूसरा टर्म पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो बस जो स्पेसिफाइड एक्ट हैं, जो पहले से मेंशन किए हुए एक्ट हैं एज टॉर्ट, वही टॉर्ट हैं, ये सैलमेंट बोलते हैं। और इस थ्योरी को बोला गया है पिजन होल थ्योरी। फिर बाद में टॉर्ट ने जो विनफील्ड और सैलमेंट की बुक है ना, उनका टाइटल भी, बुक का पेज भी ऐसे ही है, विनफील्ड का लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्योंकि मानते हैं कि सारे एक्ट टॉर्ट हैं। सैलमेंट मानते हैं कि कुछ ही टॉर्ट्स हैं, सब नहीं टॉर्ट हैं, सारे एक्ट टॉर्ट नहीं हैं, तो इसलिए इनकी बुक का टाइटल है, इनका बुक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बाद में विनफील्ड को लगा कि भाई हम दोनों की थ्योरी सही, हम दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। टॉर्ट के एसेंशियल्स की बात की फिर हम लोगों ने, तो कोई एक्ट या ओमिशन हो और उस एक्ट की वजह से कोई लॉस हो रहा हो। और दूसरा हमारा एसेंशियल है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा हो। और ओमिशन का मतलब क्या होता है, आपको बाय लॉ कोई ड्यूटी, हाँ कोई ड्यूटी आप पे बाय लॉ इम्पोज करी गई है, आपने उसका इन्फ्रिंचमेंट किया, आपने, आपको जैसे बाय लॉ आपको कोई काम दिया गया, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, आपने नहीं किया, तो वो हो गया ओमिशन। फिर मैक्सिम था इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन विदाउट, डैमनो डैमेज। तो इंजरी हो रही है, यानी वायलेशन हो रहा है लीगल राइट का, लेकिन डैमेज नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि टॉर्ट में ज़रूरी है कि लीगल राइट वायलेट हो, डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, आपका लीगल राइट ज़रूर वायलेट होना चाहिए, तभी वो टॉर्ट में मैटर बैठेगा फिट, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो इसमें जो है, और जो तो इसके दो इम्पॉर्टेंट केसेस की हमने बात की, एशबे वर्सेस वाइट, और दूसरा था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एशबे वर्सेस वाइट में क्या होता है, एशबे जा रहे होते हैं वोट डालने एक इलेक्शन में, वाइट उन्हें उन्हें नहीं डालने देते हैं वोट। और होता क्या है, एशबे वो इंसान जिसे जिताना चाहता था, जिस इंसान को वोट देना चाहता था, वही जीतता है। लेकिन कोर्ट कहता है कि भले यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है एशबे को, लेकिन यहाँ पे लीगल राइट था उसका वोट डालना, और आपने नहीं डालने दिया, इसलिए आप लायबल हो, आप जिम्मेदार हो, आप उसे पैसा दो, कॉम्पनसेट करो। दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भीम सिंह को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, बिना किसी ऑथराइज चीज़ के, बिना किसी वैलिड पॉइंट के। प्लस लॉ में ज़रूरी है कि आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करो, उसके सामने प्रेजेंट करो। लेकिन उन्होंने नहीं प्रेजेंट किया भीम सिंह को पुलिस ने, तो यहाँ पे इनका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर बाद में इन्हें छोड़ना पड़ गया था, पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और 50,000 रुपये कॉम्पनसेशन दिया। फिर दूसरा मैक्सिम है डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब डैमेज हो रहा है विदाउट इंजरी, मतलब डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल राइट आपका वायलेट नहीं हो रहा है। जैसे ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस की हमने बात की।
उसमें क्या था कि ए ने, एक इंसान ने स्कूल खोला, अच्छा चल रहा था बढ़िया, वहीं पे बगल में बी ने भी खोल लिया, फिर बी और बी की स्कूल की फ़ीस कम थी, तो ए ने केस फाइल किया कि भैया हमारा स्कूल इतना बढ़िया चल रहा था, इन्होंने हमारे बगल में खोल लिया स्कूल और फीस कम है, तो इस वजह से सब बच्चे इनके एडमिशन करा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया है, बैठ गया है। तो कोर्ट ने बोला कि जो है यहाँ पे डैमेज हो रहा है भले ही, लेकिन लीगल राइट वॉलेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप केस नहीं फाइल कर सकते, आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया कि कुछ टॉर्ट में इंटेंशनल होते हैं, उसमें साफ दिखता है इंटेंशन है, और कुछ टॉर्ट जैसे एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बाद में केसेस से आए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे तब बढ़ाऊंगी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों चीज़ केस से इवॉल्व हुई, पहले से नहीं फिक्स थी। और इसमें ये कहा गया कि भले ही इनकी गलती नहीं थी, दोनों केसेस में गलती नहीं थी, तभी वो लायबल ठहराया गया क्योंकि सामने वाले को नुकसान हुआ था। और एक मैक्सिमम की बात की हमने, ओबी जस्ट इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। राइट होगा आपके पास तभी आपको रेमेडी मिलेगी, तभी तो आप उसे स्यू करोगे। आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है तभी आपको कॉम्पनसेशन चाहिए। बाकी मैंने वो बताया कि 3 तरह से टॉर्ट हो सकता है। एक तो रेपुटेशन यानी डेफेमेशन हो रहा है, कोई आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है। दूसरा है प्रॉपर्टी, जैसे वही वाला एग्जांपल दिया मैरिज हॉल, डीजे वाला और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक। फिर बॉडी, जैसे आपको कोई, इन्होंने आपको मारा, वही आपकी बॉडी से रिलेटेड हो गया। अच्छा, टॉर्ट का जो है, टॉर्ट हमने कहाँ से लिया है, इसका ओरिजिन कहाँ से? हाँ, गुड, वेरी गुड। एक मिनट। हाँ हाँ, करप्शन, क्राइम, करप्शन का पूरा एक एक्ट है। अब देखो, जैसे ये बिहार में कितने ब्रिज अभी गिरे हैं, तो आप इन्हें टॉर्ट मानोगे या क्राइम मानोगे, है ना? जो मतलब इतने आप दिखा रहे हो, इतने करोड़ लग रहे हैं, तो उसमें सब नेता लोग भी मिले होते हैं, पॉलिटिशियंस भी, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी, इंजीनियर्स सब मिले होते हैं। जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है, किसी का इनॉग्रेशन भी नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा, कई 5-6 फिर शायद काफ़ी, मतलब कुछ ही दिन के अंदर, हाँ, बिहार में गिरे हैं। तो वही चीज़ है, अब इसमें आप टॉर्ट तो नहीं कर सकते, यहाँ पे नेग्लिजेंस जो है आपकी गलती है। लॉ के भाई आप बनवा रहे हो या रोड बनवा रहे हो, ब्रिज बनवा रहे हो, तो सही से बन, भाई आप किसी की डेथ कॉज हो गई तो आप वो टॉर्ट में थोड़ी ना सू करेगा आपको। और वैसे भी करप्शन का पूरा एक एक्ट है, तो आपको क्राइम दिलवाएगा। अब जैसे इसी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो अभी उन्नाव बस वाला नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें कई लोगों की डेथ हो गई, तो जैसे हम लोग बस में बैठे, टिकट लिया, ठीक। अब बस में पहले से कोई ख़राबी नहीं थी, बिल्कुल सब, उसका टायर वायर सब बिल्कुल फिट था, कोई ख़राबी नहीं थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि बनवाने वाली है। अचानक से उसका बोल्ट वोल्ट बस का खुल जाता है, और मतलब ऐसे हो, मतलब पहले से जो फिक्स नहीं थी कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं था कि आपके बस में कोई कमी थी, आपने सही नहीं कराई, उस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अचानक से हो गया, सब बढ़िया चल रहा था, बस का बोल्ट वोल्ट खुल गया,
और एक्सीडेंट कॉज हो गया, तो क्या जो जैसे मैं बैठी फॉर एग्जांपल, तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ? तब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी केस हुआ, तो अब जैसे उस पर निकल के चीज़ें आ रही हैं कि कई सारी बसेस का जो परमिट था वो कहीं और का था, कहीं और वो चला रहे थे, यूपी में चला रहा था, वो कहीं किसी का हिमाचल का था, किसी का कुछ था, बस सही से मेंटेन नहीं थी बस। तो इस सब में तो फिर एक जो है आपकी गलती है ना।